हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास। ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट स्लाइड हमें क्या बताता है? फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशंस। फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन यानी प्री हिस्ट्रिक इंडिया के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस स्ट्रक्चर है क्या? क्या है ये? बिम बिम्बेटका रॉक शेल्टर। क्या है ये? बिम्बेटका रॉक शेल्टर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। मतलब ये बताता है कि ह्यूमन उस समय से क्रिएटिव हो गए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो भाई क्रिएटिव हो ही गए होंगे। हमें जरूरी चीज क्या है जो पढ़ना है? देखो, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बिगिंस विद ह्यूमन एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट इवॉल्विंग फ्रॉम स्टोन टूल्स टू सेटल एग्रेरियन लाइफ। ठीक है, मतलब क्या है जो एंशियंट हिस्ट्री बिगिन होता है, कैसे बिगिन होता है? ह्यूमन एडाप्टेशन से। ह्यूमन का एडाप्टेशन जब इन्वायरमेंट के साथ होने लगा, धीरे धीरे वो इवॉल्व करने लगे। ठीक है, स्टोन टूल से किस किस साइड सेटल हो गए? मतलब जो पत्थर के औजार बनाते थे, धीरे धीरे वो औजारों का जो रूप था क्या हो गया? बदल गया धीरे धीरे। ठीक है, उस पीरियड के की फीचर्स क्या क्या हैं? पैलियोथिलिक। क्या है पैलियोलिथिक? मतलब क्या होता है? हंटर गेदरर। अब हंटर गेदरर उस समय के लोगों को कहा गया, किंतु जो अपना भोजन पत्थरों से मार कर इकट्ठा करके करते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? हंटर गेदरर कहा गया। फायर डिस्कवरी, उसमें फायर की डिस्कवरी है। क्वार्टिटाइज क्वार्जाइट टूल्स का आविष्कार हुआ। ठीक है, मीजियोलिथिक का मतलब क्या होता है? सॉरी, उसके फीचर क्या क्या है? माइक्रोलिथ्स पाए गए, एनिमल डोमेस्टिकेशन पाया गया, मतलब पशुपालन पाया गया, सेमी नोमेडिक पाया गया। ठीक है, ये उसके की फीचर्स हैं। उसके बाद क्या है? नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब क्या है? उस समय एग्रीकल्चर, पहिए का आविष्कार, परमानेंट सेटलमेंट, इन सब चीजों में लोग क्या कर लिए थे? अपने आप को इवॉल्व कर लिए थे। अब बात करें उस समय नोटेबल साइट्स की जो हमें ध्यान रखना चाहिए, यूपीएससी प्रीलिम्स का फोकस भी रहता है उस पे। पहला है भीमबेटका, जो किस समय का है? मीजोलिथिक रॉक आर्ट का एक तरह से कह सकते हो साइट है। क्या है? मेहरगढ़, अर्लीस्ट फार्मिंग विलेज। सबसे अर्लीस्ट फार्मिंग विलेज की बात आए तो उसमें क्या नाम आता है? मेहरगढ़। भूलना नहीं है इन सब चीजों को। देख रहे हो इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, कितना पुराना, मतलब कितना अंदर से पूछा था। जो ये डांस वाला पूछा था, राग वाला, कोई भी हो, हमें एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। उसके बाद क्या है? नाम थोड़ा अजीब है, पढ़ लेना। पिट ड्वेलिंग नियोलिथिक साइट। ठीक है, पिट ड्वेलिंग, पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है, मतलब गड्ढा खोदना। ऐसा साइट कौन था? जो भी नाम लिखा है पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है? बैगर। बैगर मतलब क्या है? लार्जेस्ट मेजोलिथिक साइट इन इंडिया। बैगर क्या है? लार्जेस्ट मेजोलिथिक साइट। देखो मेजोलिथिक होता क्या है, इस इन चीज़ों को हम लोग एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। कंप्लीटली हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। ठीक है, देखो किधर गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो चलो, बाद में देखा जाएगा इसको। नहीं, अभी देख लिया जाए, अभी देख लिया जाए। चलो, ट्रांसलेट इन हिंदी। ट्रांसलेट पहला क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत पर्यावरण के प्रति मानवीय अनुकूलन से होती है, जो पत्थर के औजारों से लेकर व्यवस्थित कृषि जीवन तक विकसित हुई है। ठीक है, बात करें काल के उस समय, तो इसे कहा जाता है पेलियोलिथिक को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, और उसके बाद मेजोलिथिक को कहा जाता है मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक को क्या कहा जाता है? नव पाषाण काल। ये भी नहीं भूलना है। पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता है? शिकारी संग्रह करता थे, आग की खोज हो गई थी, क्वार्टजाइट, क्या है? क्वार्टजाइट औजार की खोज हो गई थी, सूक्ष्म पाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, अर्ध खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश। ठीक है, इसका इसका इंग्लिश क्या होता है? सेमी नोमेडिक। ठीक है, उसके बाद क्या है? नौपाषाण काल। नौपाषाण काल मतलब क्या होता है? उसकी फीचर क्या कहते हैं? कृषि का आविष्कार, मतलब कृषि लोग करने लगे थे, आविष्कार इन द सेंस। पहिया का आविष्कार हो गया था, अस्थाई बस्तियां लोग बनाने लगे, मतलब लोग अब घरों में रहना चालू कर दिए थे। ठीक है,
हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे है कुछ उल्लेखनीय स्थल क्या क्या है। भीमबेटका, क्या नाम है उसका? भीमबेटका, जिसे मध्य पाषाण कालीन रॉक आर्ट कहा जाता है, वहां पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में क्या पाए जाते हैं? मध्य पाषाण कालीन रॉक आर्ट पाए जाते हैं, यानी मीजोलिथिक रॉक आर्ट पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में। ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ पर क्या पाया जाता है? सबसे प्राचीन कृषि प्रधान गांव है। सबसे प्राचीन कृषि प्रधान गांव क्या है? मेहरगढ़। उसके बाद आता है बुर्जोहम। बुर्जोहम को क्या हम लोग कहेंगे? पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग मतलब गर्त आवास। ठीक है, लोग गड्ढे बनाकर रहते थे, वाला नौ पाषाण कालीन स्थल। ठीक। तो ये बुर्जोहम है, वहां पे हम जाएंगे तो ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद क्या है? बागोर। बागोर मतलब भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल था। तो इन चीजों को हिंदी में भी हम लोग सीख लिया, अब होप कि कोई डाउट नहीं बचा होगा किसी को। ठीक है, चलिए अब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है? अर्बन एक्सीलेंस इंडस वैली, जिसकी ड्यूरेशन क्या थी? 2500 टू लेकर 1750 तक। ठीक है, 1750 तक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग के बारे में। देख लो ये क्या है टाउन प्लानिंग। द आईबीसी रिप्रेजेंट्स इंडिया फर्स्ट। ठीक है, आईबीसी यहाँ पर क्या है? ये पॉइंट नोट करने वाली है। आईबीसी क्या है यहाँ पर? आईबीसी मतलब क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिया फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिया का फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन कहाँ में देखने को मिला था? हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वीडियो में पढ़े थे। अगर कोई नहीं पढ़ा तो यार सच में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एक तरह से रिवीजन वीडियो है, तो जाहिर सी बात है तुम लोग पहले से पढ़ते होगे। तो उसको रिवाइज किया करो, बहुत अच्छे से स्लाइड में रिप्रेजेंट किया गया है। पढ़ोगे तो एक क्या होता है, माइंड में बनेगा अच्छे से दिमाग में। ठीक है, एक कंप्रिहेंसिव गाइड मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के पढ़ा करो हर वीडियो को, वीडियो से। जो फीचरिंग करता है, फीचर करता है क्या? सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग। सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग को क्या करता है? फीचर करता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। देखो सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोबारा हम बता दे रहे हैं। अरे यार, सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब ऐसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाउन प्लानिंग, मतलब वहाँ पे बहुत जो टाउन की प्लानिंग थी, जो अर्बन एरिया था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, लेकिन एट ब्यूटीफुल, मतलब कुछ सीख सकते थे हम लोग उसको देखकर। सबसे पहले वहाँ पर क्या था? ग्रिड सिस्टम था। क्या था? ग्रिड सिस्टम था। सिटीज लेड आउट इन अ स्टैंडर्ड ग्रिड पैटर्न। एक ग्रिड पैटर्न में लाते थे जितनी भी सिटी थी। ठीक है, एक ग्रिड होता है। स्टैंडर्ड ब्रिक्स पाए जाते हैं वहाँ पर, पत्थर पाए जाते थे। किसके बने हुए थे? जले हुए ईंट थे वहाँ पे। यूनिफॉर्म रेशियो, मतलब रेशियो बराबर थे, यानी कि कहीं उबड़ हो कहीं खाबड़ हो, मतलब ऐसे नहीं, रेशियो बराबर हो। ठीक है, सभी ईंटों का रेशियो क्या रहता था? बराबर रहता था। ड्रेनेज पाया जाता था, समय हम बताए थे उस वीडियो में ड्रेनेज क्या होता है। एडवांस अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाए जाते थे वहाँ पर। कहाँ पाए जाते थे? हर गली में पाए जाते थे। मतलब इससे पता चलता है वह शहर, बिल्कुल शहर था वह। ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब वही होता है। चलो अब यहाँ पे देखो, अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। उसके बाद क्या? मेरी टाइम ट्रेड, प्रोसेसिंग लिंक्स विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है? एक तरह से उसको मानक रूप में देना। इनफॉर्म वेट्स एंड मेजर फॉर कॉमर्स, मतलब क्या तराजू राजू होता है, उसमें खोज कर दिया गया था स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो लोग उसमें विकसित थे। की हब्स क्या थे? लोथल, जो कि डॉकयार्ड है, कहाँ पाया जाता था, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, सब पढ़ना। ढोला भी एक बारे में पढ़ा था, जो क्या वाटर मैनेजमेंट का काम करता था। सब साइट थे। ठीक है, ये सब साइट थे। डॉकयार्ड मतलब क्या होता है? जो जोड़ने का काम करता है नदियों से। ठीक है, उसके बाद बात करें कल्चर एंड आर्ट की। एक्सप्रेसिव आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, रिलीजियस सिंबल्स। उस समय के हम रिलीजियस ट्रेडिशन को देखेंगे, सिंबल्स को देखेंगे, तो पता चलेगा उस समय के लोग कितने बड़े मतलब शिल्पकार थे, कला महारत हासिल किए हुए थे। ठीक है, दे वर एक्सीलेंट इन आर्ट। देखो यहाँ पे स्तूप बनाया गया है, यहाँ पे देखो। इन सब चीज़ों को तुम लोग देख सकते हो, उस समय के लोगों की जो इंजीनियरिंग थी, हाथों की कितनी मतलब स्किल्ड थी। ये क्या है यहाँ पर? द पशुपति सील एंड द ब्रोंज डांसिंग गर्ल। क्या क्या यहाँ पर बात आया है? द पशुपति सील एंड ब्रोंज डांसिंग गर्ल रिफ्लेक्ट एडवांस मेटलर्जी इन स्पिरिचुअल बिलीफ।
बताता है कि लोगों को हाँ स्पिरिचुअल बिलीफ कितना था, मतलब गॉडेस में कितना विश्वास रखते थे लोग। और मेटलर्जी उन लोगों को कितनी अच्छी थी, मतलब धातुओं को मिक्स करके बनाते हैं जो भी मेटल्स को मिक्स करके, उससे क्या कहा जाता है, मेटलर्जी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वैदिक एज के बारे में, ट्रांजिशन टू किंगडम्स। ठीक, इसमें सभी किंगडम्स का क्या होने लगा, ट्रांजिशन होने लगा वैदिक एज में। सबसे पहला क्या है, सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट, मतलब क्या है देखो, समाज का और अर्थव्यवस्था का क्या होगा, शिफ्टेशन होने लगा। द वैदिक पीरियड विटनेस्ड, वैदिक पीरियड विटनेस बताता है कि माइग्रेशन ऑफ इंडो आर्यंस, उस समय क्या हुआ था, इंडो आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था। कंपोजिशन ऑफ द वेदास, उसमें क्या आया, वेद आया, लैंग द रिलीजियस, जिसमें क्या थे, रिलीजियस चीजें थी। और सोशल फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी थी, उनके पास क्या था, वेदास था जिसमें क्या था, रिलीजियस चीजें थी। और क्या था, उसमें फाउंडेशन लिखा हुआ था इंडियन सोसाइटी के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या, दिस era remarked as a significant transition from personal tribal units जन टू सेटल टेरिटोरियल किंगडम्स जनपदा। मतलब ये एरा क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट दिखाता है किसका, ट्रांजिशन पेस्टोरियल ट्राइबल यूनिट का, जन से लेकर कहाँ तक, टेरिटोरियल किंगडम तक, जनपदा तक। ठीक है, ड्रिवन बाय द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ आयरन, ये कब कैसे आगे बढ़ा, उस समय क्या हुआ था, डिस्कवरी हो गया था आयरन का। ठीक है, की कंपेरिजन्स क्या क्या है, की कंपेरिजन्स क्या क्या है देखो, एस्पेक्ट पहले है, उसके बाद अर्ली वैदिक काल को पढ़ेंगे, फिर लेटर वैदिक काल को। अगर हम इस इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें तो उसमें पेस्टल और कैटल सेंट्रिक थे। क्या थे, पेस्टोरल और कैटल सेंट्रिक अर्ली वैदिक थे। लेटर वैदिक में क्या हो गए, एग्रीकल्चर पर सेटल हो गए, आयरन का यूज करने लगे, ठीक, खेती के लिए। सोसाइटी जो थी पहले ट्राइबल क्या है ये, ट्राइबल एगलिटेरियन थी। बाद में क्या हो गया, रिजिड कास्ट सिस्टम बन गया। और जब आर्यन आए तो कास्ट सिस्टम भी आ गया। ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की बात करें, सभा और समिति थी पहले, अब क्या बन गए, राजा बनने लगे। ठीक है, तो आर्यन इन्वाइजन यार, देखो, कई लोग इसको सही मानते हैं, कई लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। लिटरेचर और पावर की बात करें, इसकी बात की जाए लिटरेचर और पावर की, वैदिक लिटरेचर इवॉल्व फ्रॉम द ऋग्वेद, किससे, ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अर्थवेद से, अथर्ववेद से, और फिलोसफिकल उपनिषद से। इस बार वेद से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये बेसिक प्रिलिम्स जो दिए होंगे इस बार उनको पता होगा। पॉलिटिकल रिचुअल्स, सॉरी, पॉलिटिकल रिचुअल्स, rise of elaborate sacrifices like Rajasuya and Ashwamedh to legitimize, क्या है, क्या है ये, रियाज, legitimize the authority of growing monarchies। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा देख लेते हैं एक बार, एक मिनट। इमर्ज टू सॉलिडिफाई द पावर ऑफ ग्रोइंग मोनार्की, मोनार्की मतलब जानते ही हो यार, सिंगल शासन होता है, ट्रांसलेट करो इसको। ऋग्वेद से सामवेद, ऋग्वेद से सामवेद और दार्शनिक उपनिषदों का क्या हुआ, विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हम्म, सब गड़बड़ हो जा रहा है। मतलब इस तरह समझो, इन सब चीजों का क्या हुआ, एक तरह से राइज हुआ। ठीक है, ये सब चीजें राइज कर दी, जैसे राजसूय हो गया, अश्वमेध हो गया, क्या, अथॉरिटी को, अथॉरिटी जो जो चीजों को गवर्न करती है। स्पिरिचुअल रिफॉर्म देखो, आध्यात्मिक एक तरह से रिफॉर्म की हिंदी क्या होती है पता नहीं। बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो इट वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध एज अ चैलेंज टू रिचुअलिस्टिक एंड वैदिक ट्रेडिशन। ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध का धर्म था वो कैसे वैदिक रिचुअल्स को क्या करता था, चैलेंज करता था। फोर नोबल ट्रूथ्स क्या थे, आइडेंटिफाइंग द कॉज एंड एंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, बुद्धिज्म फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध एज अ चैलेंज टू रिचुअलिस्टिक वैदिक ट्रेडिशन।
ठीक है, एक चैलेंज था वैदिक वैदिक ट्रेडिशन के लिए। आइडेंटिफाइंग द कॉज एंड एंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग का एंड और कॉज पता करना, कॉज एंड एंड पता करना। एट फोल्ड पाथ क्या बताते थे? अ प्रैक्टिकल गाइड टू एथिकल कंडक्ट एंड मेंटल डिसिप्लिन के बारे में बताते थे। पाली लैंग्वेज क्या बताता था? यूज टू रीच द मासेस डायरेक्टली। ठीक है, पाली लैंग्वेज मतलब बहुत लोगों तक इसका प्रसार हुआ था। ठीक है, बहुत लोग इसके बारे में जान चुके थे। जैनिज्म के बारे में प्रोपिगेटेड बाई वर्धमान महावीर, इस एक इसके द्वारा आगे बढ़ाया गया, वर्धमान महावीर के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए नहीं। एम्फेसाइजिंग एक्सट्रीम एस्टिसिज्म, ये किस पे विश्वास करते थे? क्या ये एस्टिसिज्म, एस्टिसिज्म को ये बढ़ावा भी देते थे। ठीक है, मतलब ये होते हैं ना जो सुख सुविधाओं से बहुत दूर रहना चाहते हैं लोग। ठीक है, किसी भी मोह माया में नहीं। सबसे पहला क्या है? अहिंसा। उसके बाद क्या? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। ठीक है, हाँ यही है। तो उसके बाद त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या कहते? राइट फैथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक। उसके बाद अहिंसा में क्या था? एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके पास उनके प्रति हमें क्या रखना चाहिए? नॉन वायलेंस, किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए। अनेकांतवाद क्या कहता था? द फिलोसफी ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इन चीजों को भूलना नहीं है। अ, इसको हम लोग जूम करके देख लेते हैं। क्या है? कल्चरल इम्पैक्ट। बहुत मूवमेंट्स प्रमोटेड सोशल इक्वलिटी एंड लेफ्ट अ प्रोफाउंड आर्टिस्टिक लेजेसी। ठीक है, दोनों जो मूवमेंट थे क्या प्रमोट किए? सोशल इक्वलिटी, मतलब समाज में क्या लाए कि बराबर बराबर का हिस्सेदारी सबको दिए। ठीक है, और क्या लेफ्ट किए, क्या छोड़ दिया इन्होंने? प्रोफाउंड आर्टिस्टिक लेगेसी। देख रहे हो, आर्टिस्टिक लेगेसी एक को देखिए एग्जाम्पल है। मतलब आर्ट के द्वारा कुछ चीज़ों को छोड़ देना क्या कहलाता है? आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक लेगेसी कहलाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करें, ये क्या है? सांची स्तूप जो ऊपर दिया गया रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट कॉमेमोरेटिव आर्ट। ठीक है, कॉमेमोरेटिव आर्ट क्या होता है इसके बारे में देख लिया जाता है। देखो यार, ट्रांसलेट इन हिंदी। तो देखो कॉमेमोरेटिव आर्ट क्या होता है? वास्तुकला, सांची स्तूप ऊपर बौद्ध धर्म का विकास प्रतिनिधि स्मारक कला का। ठीक है, नहीं दे रहा गया। हाँ, बुद्धिस्ट स्मारक कला। ठीक है, स्मारक एक तरह से क्या है? स्मारक मोन्यूमेंट का काम करता है। ठीक, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, बस रिवीजन करते जाना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, द मौर्य सिस्टम इंडिया फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर विद हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। इनका इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था बिल्कुल सेंट्रलाइज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी अगर पूछा जाए तो हमेशा सबसे पहले हमें याद करना चाहिए मौर्यंस के बारे में। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण क्या था? सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग सपोर्टेड बाय द मंत्री परिषद। जो सुप्रीम अथॉरिटी थी, जो सबसे ऊंची अथॉरिटी थी, वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता था? द किंग सपोर्टेड बाय द मंत्री परिषद। तुम लोग बताते थे ना, प्रिंसों को बैठाया गया था। ठीक है, स्पाई सिस्टम था, उसमें जासूस लगे होते थे। अब परवेसिव नेटवर्क ऑफ सीक्रेट एजेंट्स से कहा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? देखो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लिया जाए, उन्हें क्या कहा जाता? गुप्त पुरुष। क्या कहा जाता था? गुप्त पुरुष। ठीक है, ऑफिशियल्स की बात की जाए, देखो एक मिनट एक मिनट। ऑफिशियल्स जो अधिकारी थे, स्पेशलाइज्ड रोल्स लाइक समर्थ जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। सन्निधत्ता क्या करता था? सन्निधत्त क्या करता था? ट्रेजरी यानी जितना भी कोष होता था राज्य का, अ, राज्य कोष का देखभाल करता था। ठीक है, ये समर्थ क्या करता था? रेवेन्यू कलेक्ट करता था, एक तरह से कलेक्टर होते थे ये। ठीक है, तो कलेक्टर उस समय भी थे, तो लोग भी बनने जा रहे हो। अब बात करें अशोका के धर्म के बारे में। अ यूनिक मॉरल कोड बेस्ड ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस रेदर देन अ फॉर्मल रिलीजन। मतलब ये किसी रिलीजन पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इनका एक खुद का एक रास्ता था जिससे हमें फॉलो करना चाहिए और अपने धर्म को, अपने आप को एक मानव बनाना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। प्रिंसिपल क्या था इसका? नॉन वायलेंस, किसी के प्रति भी हिंसा नहीं रखनी है, नॉन वायलेंस रखना है, रिस्पेक्ट करना है अपने एल्डर्स का, काइंडनेस रखना है सभी के प्रति। ठीक है, प्रोपिगेशन यूज ऑफ स्टोन एडिक्ट्स इन ब्राह्मी एंड खारतूसी स्क्रिप्ट। इन्होंने कुछ शिलालेख भी लिखवाए, अपने जहाँ जहाँ लोकल लैंग्वेज थे उनके हिसाब से उन सब चीज़ों को लिखवाया गया, अपने संदेश को उन्होंने पहुंचाया बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि हर लोग के पास पहुंचे, ये नहीं कि एक भाषा का एक क्या का मोनार्की दिया जाए। ठीक है, ऑफिसर्स की बात की जाए, अपॉइंटमेंट ऑफ द क्या है ये? धम्म महात्मा टू इम्प्लीमेंट द कोड।
धम्म महात्मा को इम्प्लीमेंट किया गया एक ऑफिसर के रूप में, जो इन कोडों को, इन आचरण को क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे, और इसका क्या होगा, इस तरह से प्रसार होगा, ठीक है, प्रचार प्रसार होगा। हिस्टोरिकल सोर्स की बात करें, आर नॉलेज दैट इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द डाइवर्स लिटरेसी एंड एपिग्राफिक एविडेंस। हमारा जो नॉलेज है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ पुरानी चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो मैनुअल है, जो स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमी, एक किसके बारे में बताता है, मैनुअल ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमी के बारे में बताता है। इंडिका, जो मेगास्थनीज एक ट्रेवलर था, अकाउंट ऑफ पाटलिपुत्र सोसाइटी, जिसमें क्या लिखा है, इंडिका में क्या लिखा है, अकाउंट ऑफ पाटलिपुत्र सोसाइटी के बारे में लिखा है। एडिक्स में क्या है कि डायरेक्ट रॉयल डिक्रीज के बारे में लिखा है, और कार्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। रॉयल डिक्रीज जो कार्ड किए गए थे, किस पर किए गए थे, रॉक्स और पिलर्स पर, उनके बारे में बताता है एडिक्स, ठीक है। लिटरेचर के बारे में बात करें, बुद्धिस्ट और जैन क्रॉनिकल्स, इसमें क्या आते थे, महावंश आते थे, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। एक बार और देख लिया जाए इसका हिंदी। हम्म। हम्म। अर्थशास्त्र, शासन कला और व्यवस्था पर कौटिल्य की निर्देशिका है। इंडिका क्या है, पाटलिपुत्र और समाज का मेगास्थनीज द्वारा दिया गया विवरण उसमें है। शिलालेखों में क्या है, चट्टान और स्तंभों पर खुदे हुए सीधे शाही आदेश। शाही आदेश है, डायरेक्ट रॉयल डिक्रीज, मतलब डिक्रीज मतलब क्या होता है, आदेश होता है, जो किस पर लिखे गए थे, चट्टानों और स्तंभों पर, ठीक है, ये नहीं भूलना है। साहित्यों से हमें क्या बोलता है, पता चलता है, मौध और सॉरी सॉरी बौद्ध और जैन ग्रंथ के महावंश आदि के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, उसके बाद आते हैं कल्चरल ब्रिलियंस, द गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता एम्पायर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं यार, ये तो किसी से छुपा नहीं है। साइंटिफिक प्रूफ्स के बारे में बात, द गुप्ता एरावाज विटनेस्ड अ रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। गुप्ता वेरा वेरा सॉरी गुप्ता जो युग था, उससे हमें क्या पता चलता है, उसमें रिवोल्यूशन हो गया था मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी का भी मतलब विकसित डेवलपमेंट हो गया था उस समय। एक तरह से कैसे रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांति हो गई थी, बदलाव हो गया था। आर्यभट्ट पायनियर द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम। उस समय आए आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या दिया, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया और डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद आए वारामिहिर, उन्होंने क्या किया, एडवांस स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। वारामिहिर ने क्या स्टडी किया, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी का। बात करें मेडिसिन की, उसमें मेडिसिन के बारे में पता लगाया जा चुका था। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन सर्जरी एंड हर्बल मेडिसिन के बारे में लोग, मतलब उसमें बिल्कुल बिल्कुल डेवलप हो गए थे, ठीक है। अब ये क्या है, लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे, साइंस को समझने लगे थे, ठीक है, क्योंकि अब लोग राजा बनने लगे हैं, तो फिर सब कुछ जानकारी होगी। लिटरेरी जनित के बारे में बात करें, देखो, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर इज इट्स पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड। गुप्ता पीरियड में जो संस्कृत का लिटरेचर था, बहुत पीक पर था। उस समय आए कालिदास, मास्टर पीसेज लाइक अभिज्ञान शाकुंतलम एंड मेघदूत, इनका क्या किया, इन्होंने रचना किया, ठीक है, जिसमें संस्कृत के बारे में अच्छे से बताया गया है, और कुछ कहानियां लिखी गई हैं, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट क्या क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट बनाए गए, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ द पुराण एंड द ग्रेट एपिक्स के बारे में उसमें बताया गया। एजुकेशन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, राइज ऑफ नालंदा एज ए ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किया गया, जो कि सेंटर ऑफ ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग था, ठीक है। मौर्यन में क्या था, तक्षशिला, ठीक है, इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, क्या आया ये, हाँ, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक। उसके बाद क्या आर्टिस्टिक लेगेसी के बारे में बात किया जाए, उसमें कौन कौन से आर्ट थे जो उसकी लेगेसी को बताते हैं। दिस पीरियड डिफाइंड बाय सबलाइम आर्ट एंड हाई क्वालिटी क्वाइनेज। हाई क्वालिटी क्वाइनेज, क्वाइनेज के बारे में बताता है, जैसे क्वाइंस के बारे में। गुप्ता गोल्ड क्वाइंस, जिन्हें कहा जाता था दिनार, क्या कहा जाता था, दिनार, रिफ्लेक्ट करते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसमें बताता है लोग कितने संपन्न थे। आर्टिस्टिक फाइन एज ऑफ गोल्डन एज, उसे कहा जाता है गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि ऐसे सारे सिक्के सोने से बने हुए थे। सेकंड स्पेसेज, एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं, इस हेडिंग को देखो। कहीं कहीं
हाँ, चलो सबसे पहले बौद्ध स्तूप के बारे में दिया है। बौद्ध स्तूप में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सांची स्तूप। यह अवशेषों पर बने मिट्टी के टीलों से विकसित होकर एक जटिल वास्तुकला का क्या है, रूप है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो बना हुआ है। ठीक। उसके बाद क्या है इसकी विशेषताएं, इसमें अर्धवृत्ताकार गुंबद बनाए गए हैं, डोम बनाए गए हैं, हर्मिका और नक्काशीदार तोरण शामिल है। तोरण क्या होते हैं, गेटवे होते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है, ये जो तोरण है, जो गेटवे हैं, उन पे जातक कथाओं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ठीक। किस पर किया गया है, बौद्ध स्तूपों पर। ठीक है, और नीचे जाते हैं हम लोग। उसके बाद आता है टेम्पल आर्किटेक्चर। क्या हम लोग पढ़ेंगे अब, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या आता है, संरचनात्मक मंदिरों के विकास से अलग, मतलब द इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल। किसका इवोल्यूशन हुआ, संरचनात्मक मंदिरों के विकास से अलग अलग क्षेत्रीय शैलियाँ उभरी। मतलब जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ टेम्पल्स में, उससे क्या हुआ, मतलब नए नए स्टाइल्स सामने आए देखने को। जैसे क्या है, नगर शैली, नागर शैली क्या कहा जाता है इसको, नागर शैली, जो हमें कहाँ देखने को मिला, उत्तर भारत में। कहाँ देखने को मिला, उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इसमें जो शिखर होते थे कैसे होते थे, कर्व कर्व के आकार था, ऐसे कर्व के आकार का। ठीक है, कर्विलिनियर होता था। ठीक। और जैसे सोमनाथ मंदिर है, ठीक, कुछ ऊपर से जाके क्या होते हैं, मुड़े रहते हैं। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में हमको देखने को मिलता है। इसमें शिखर जो पिरामिड के आकार के होते हैं, देख रहे हो यहाँ पर पिरामिड के आकार के। ठीक। जिसे विमान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विमान। और उसका सीधा से एग्जाम्पल हम लोग किस में देख सकते हैं, बृहदेश्वर मंदिर में। कहाँ देख सकते हैं, बृहदेश्वर मंदिर में। उसके बाद क्या आता है, देखो यहाँ पर देखो, देख रहे हो बृहदेश्वर मंदिर का। ठीक। तो इतना हो गया। उसके बाद क्या है, इसमें पिरामिडनुमा विमान होता है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर। तो द्रविड़ शैली में क्या हम लोग देखे थे, इसमें क्या कैसा विमान होता है, पिरामिड नुमा, मतलब पिरामिड के आकार का। पिरामिड देखे ही हो ना, ऐसे रहता है पिरामिड। पिरामिड नुमा क्या होता है, विमान होता है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर। उसके बाद है वेसर शैली। यह दक्कन क्षेत्र में एक मिश्रित मिश्रित मतलब जब दो चीजें मिक्स मिक्स होती हैं तो क्या बनता है, एक हाइब्रिड बनता है। मतलब दो दो कलाओं को इसमें क्या किया गया था, मिक्स किया गया था। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, वेसर शैली। इमर्ज द हाइब्रिड इन द डेक्कन रीजन। कहाँ, दक्कन क्षेत्र में। दक्कन क्षेत्र जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बाद में पढ़ा जाएगा इन चीज़ों को। ठीक। इसलिए तो इसे कहा गया रिवीजन सीरीज, ताकि जो बच्चे जानते हैं इनके बारे में वही बस पढ़ पाएंगे। गुफा कला और भित्ति चित्र के बारे में देखो, केव आर्ट और म्यूरल्स के बारे में। ठीक। जो ये अजंता की गुफाएं यहाँ पे लिखा है, अजंता केव्स आर वर्ल्ड रिनोन्ड फॉर देयर सबलाइन। मतलब अजंता की गुफाएं अपने उत्कृष्ट भित्ति क्षेत्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जैसे कि बोधिसत्व पद्मपाड़ी। क्या है, बोधिसत्व पद्मपाड़ी, हाँ पद्मपाड़ी से क्या कहा जाएगा, बोधिसत्व पद्मपाड़ी। विशेषता क्या है, ये चट्टानों को काट कर बनाए गए मठ। मठ जानते हो ना, जिसका मतलब होता है बिहार, हिंदी बताते हैं लोग। परिप्रेक्ष्य रंग, मठ परिप्रेक्ष्य रंग और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति में महाभारत को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, महाभारत को नहीं, महारत को। मतलब उन्होंने कितने अच्छे स्किल तरीके से फिनिश किया इन चीज़ों को। ठीक है, जो किसकी पहचान थी, गुप्त काल की पहचान थी। ठीक है, किसमें पता चलता है, गुफा कला में। ठीक, अजंता की गुफाएं हैं, इसमें हमें सबसे पहले किसके बारे में पता चलता है, गुप्तायरा के बारे में। ये किसकी पहचान थी, अजंता की कलाएं। अजंता की जो गुफाएं हैं वह गुप्त कला की पहचान है। ठीक है, गुप्त काल की कला की पहचान है जो भी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, वर्ल्ड रिनोन्ड था फॉर देयर सब लाइम म्यूरल्स के बारे में, सब लाइम म्यूरल्स। ठीक है, सच एज बोधिसत्व पद्मपाड़ी। उसमें पहला एग्जाम्पल क्या आता है, बोधिसत्व पद्मपाड़ी, जो क्या था, सब लाइम म्यूरल्स था। These rock-cut monasteries showcase a mastery of perspective, color and spiritual expression that defined the Gupta era। ये जो मास्टरी बनाई गई है यहाँ पे, जो मास्टरी दिखाई गई है वहाँ पर, ठीक है, वो दिखाता है कि लोग उसमें कलर को मतलब यूज करने में, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन को दिखाने में कला के द्वारा बहुत ही अच्छे क्या थे, स्किल्ड थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए।
उसके बाद क्या है, ग्लोबल कनेक्शन, साइंस एंड ट्रेवलर्स। साइंटिफिक पायनियर्स की बात करें, एंशियंट इंडिया वाज अ ग्लोबल लीडर इन द हेल्थ केयर एंड मैथमेटिक्स। एंशियंट इंडिया वाज अ ग्लोबल लीडर इन हेल्थ केयर एंड मैथमेटिक्स। देख रहे हो। जैसे सुश्रुत संहिता की बात करें, द फादर ऑफ सर्जरी, जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी। डिटेल कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन सुश्रुत संहिता। जब किसी के पास बुक नहीं होगा तो एक बार ला के देखना, उसमें कितने अच्छे से सर्जरी के बारे में बताया गया है। उसके बाद आते हैं चरक। कौन आते हैं, ऋषि चरक। अब पायनियर ऑफ आयुर्वेदा, जिन्होंने किसको आगे बढ़ाया, आयुर्वेदा को। ठीक है। फोकसिंग ऑन होलिस्टिक हीलिंग एंड इंटरनल मेडिसिन। वो होलिस्टिक हीलिंग मतलब अंदर हीलिंग की बात करते हैं वो लोग। ठीक है। इंटरनल मेडिसिन के बारे में बात किया जाता है। तो जब हम उस बुक को पढ़ेंगे तब और अच्छे से जान पाएंगे इन चीज़ों के बारे में। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है, एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, प्लैनेट्स हैं, उनका जो प्लेनेटरी मोशन है उसके बारे में क्या करता है, ये बताता है। हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। तो उन सब चीज़ों का क्या हो गया था, डेवलपमेंट हो गया था उसमें, ऐसी चीज़ें लिखी गई थी। फॉरेन अकाउंट्स, सबसे पहले ट्रेवलर्स, उसके बाद हम देखेंगे एरा किस राज्य दरबार में आए थे और उनका मेन फोकस क्या था। सबसे पहले ट्रेवलर जो आया मेगास्थनीज, जो किसके समय आया, मौर्य के समय। किसके समय आया, मौर्य के समय। इसका की फोकस क्या देखना था, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी कैसे काम कर रहा है। फाइयान, फाइयान कब आया, गुप्ता पीरियड में। कब आया, गुप्ता पीरियड में। जब आया तो इसमें क्या था, पीस और प्रोस्पेरिटी थी। ठीक है, गुप्ता पीरियड में। वेन सॉन्ग जब आया, राजा हर्षवर्धन के समय, उस समय बुद्धिज्म था और नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ पे उसका फोकस था। ठीक है। वेन सॉन्ग, नाम याद रखना। बात करें ग्लोबल नेटवर्क की, इंडिया सर्व द वाइटल हब इन द एंशियंट वर्ल्ड्स कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्सचेंज। इंडिया ने सर्व किया, वाइटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट हब के रूप में। जहाँ पे हब मतलब क्या, ऐसी जगह जहाँ पे सभी चीज़ें होती है। हब मतलब साइट होता है। तो इंडिया जो था हब था एक तरह से एंशियंट वर्ल्ड्स कॉमर्शियल और कल्चरल एक्सचेंज के रूप में। सबसे पहले सिल्क रूट का हब था, कनेक्टिंग इंडिया टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना। जो इंडिया को किससे कनेक्ट करता था, सेंट्रल एशिया और चाइना वाले जगहों से। उसके बाद मैरी टाइम ट्रेड, रोबस्ट लिंक्स विद द रोमन एम्पायर एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, मैरी टाइम ट्रेड। बात करें विनिमय की, एक्सचेंज की, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेज, मसालों का एक्सपोर्ट हो रहा था। टेक्सटाइल का मतलब जो कपड़े वाले सामान होते हैं, एंड जेम्स का, हीरे जवाहरात जो भी हैं उनका एक्सपोर्ट हो रहा था। और वहाँ से क्या, गोल्ड का इंपोर्ट किया जा रहा था, फिर आइडिया का जो भी हो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड और कॉमर्स क्या थे उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए थे। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क बढ़ गया था। अभी यूपीएससी स्ट्रेटेजिक रोड मैप हम लोग क्या मतलब देख लेते हैं यहाँ पर, हाई एल्ड थीम के बारे में। हाईएस्ट की फोकस टू मास्टर, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि एंशियंट हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, वही बताया जा रहा है हमें यहाँ पे। कोई मतलब ये लेक्चर नहीं है, वैसे बताया जा रहा है बस। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस पे करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, बुद्धिज्म और जैनिज्म पर, मौर्य एडमिन पर और गुप्ता एरा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। अब इसी बार भी देखे होगे तुम लोग, मौर्य एम्पायर से क्वेश्चन आया था, गुप्ता एरा से, बुद्धिज्म, जैनिज्म से क्वेश्चन आया था इस बार, जैनिज्म से क्वेश्चन आया था। सोच लो। थीमेटिक सोशल इवोल्यूशन के बारे में बात करना है, इकोनॉमिक ट्रांजिशन को पढ़ना है, आर्ट और आर्किटेक्चर को पढ़ना है अच्छे तरीके से, जितना भी एंशिएंट हिस्ट्री में रहा है। एनालिसिस करना है पीवाईक्यू का। और क्या करना है, इंटरलिंक करना है हिस्ट्री का आर्ट और एग्रीकल्चर से। ठीक है। इन सब चीज़ों को अगर हम मास्टर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है कवर हो सकता है। ठीक, ओनली द पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, नॉट कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री। सोर्सेस यूज क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी द प्राइमरी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन। कई लोग रेफर नहीं करते हैं लेकिन चाहो तो यूज कर सकते हो। मेथड क्या है, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल इंटरलिंकिंग। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उसको आगे वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा रिलेट करना है, क्या क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखना है। याद करने से ज़्यादा इन सब चीज़ों को समझना है हमें। रिवीजन करना है, देखो बिना रिवीजन के किताब नोट्स बना लोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। तो रेगुलर रिव्यू करना है टाइम लाइन्स का और मैप्स का। मैप तो मतलब मना ही नहीं कर सकते, उसको तो देखना ही है एनी हाउ। प्रैक्टिस करना है हमें, पी क्यू रिलेटेड सॉल्व करना है और आइडेंटिफाई करना है रिकरिंग यूपीएससी थीम्स, क्या क्या यूपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है पूछने के लिए। होप कि ये वीडियो हेल्प किया होगा सबको। अगर हेल्प किया हो तो यार वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।